जौनपुर स्टेशन पे एक तलाकशुदा 26-27 साल की महिला इंतजार कर रही होती है ट्रेन का। और वो ट्रेन होती है जय माँ वैष्णो जो कटरा जाती है, उसी ट्रेन का वो इंतजार कर रही होती है। तभी उसके सामने से दो व्यक्ति गुजरते हैं और उन व्यक्ति में से एक व्यक्ति उसका पति होता है जो 4 साल पहले उसको तलाक दे चुका होता है। वही पति उधर से गुजर रहा होता है लेकिन वो ध्यान नहीं देता है। लेकिन जैसे ही महिला अपने पति को देखती है और वो बिल्कुल अपनी पुरानी यादों में खो जाती है। तभी एक ट्रेन आती है और ट्रेन आके लगती है, वो दोनों व्यक्ति उस ट्रेन में बैठ जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। तभी ये अपने यादों में डूबी हुई कुछ ही देर होता है कि इसकी भी ट्रेन जो जय माँ वैष्णो कटरा होती है वो तुरंत आके वहां पे वो भी लग जाती है और ये अपने सीट पे जाके बैठ जाती है और खूब सिसक सिसक करके रोने लगती है। अपने दुपट्टे से मुंह छुपा छुपा के रोती है और उस पति को याद करती है जो 4 साल पहले उसको बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और बहुत ही ज्यादा उसको जान से ज्यादा चाहती थी। उसके लिए न जाने कितने व्रत उपवास किए थे और उसी की याद में वो खो जाती है। आइए जानते हैं ये महिला कौन थी और कहाँ जा रही थी, किस काम से जा रही थी। नमस्ते, प्रणाम, मैं स्वाति आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चलिए जानते हैं पूरी कहानी। ये कहानी जौनपुर के नीतू की है। नीतू अपने माँ बाप की इकलौती बेटी होती है और वो इकलौती होने के साथ साथ वो इतनी सुंदर होती है और इतनी सुशील और बहुत ही भोली भाली लड़की होती है, बिल्कुल सीधी लड़की होती है। और वो एक शोरूम में काम कर रही होती है, कपड़े का शोरूम होता है, उसमें वो काम करती है और वहीं पे रोज उसका आना जाना होता है। लेकिन जो शोरूम का मालिक होता है वो उसका लड़का, उसका नाम होता है आनंद। आनंद जब नीतू को जब भी देखता है उसको बहुत ही उसकी तारीफ करता है, क्योंकि नीतू उस टाइम 19-20 साल की रही होगी और उसका शरीर देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है और चेहरे से तो काफी सुंदर होती है। शोरूम के मालिक का जो बेटा था आनंद, वो जो नीतू थी उसकी खूबसूरती का बहुत ही दीवाना था और हर समय उसकी तारीफ किया करता था और उससे हमेशा प्यार से बातें करता था। लेकिन एक दिन ऐसे ही वो बोल रहा था कि तुम बहुत ही अच्छी लग रही हो और काफी खूबसूरत हो, तुम्हारी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। ऐसे जब वो बोलता है तो जो नीतू होती है, नीतू के भी मन में कुछ होने लगता है, लेकिन नीतू पलटकर जवाब नहीं देती है। वो सोचती है कि कहाँ मैं और कहाँ ये शोरूम के मालिक के बेटे, हमारा और इनका कोई जोड़ नहीं है। नीतू को भगवान के ऊपर बहुत ही ज्यादा भरोसा होता है और भगवान को बहुत ही ज्यादा मानती है। अपने मन में यही सोचती है कि चलो मैं जो सोच रही हूँ कि मेरा और आनंद का जोड़ नहीं है, लेकिन अगर भगवान ने चाहा जो नहीं हो सकता है वो उसको भी करके दिखा देंगे। भगवान में इतनी ताकत है। और वो वहां से घर चली जाती है। घर जाने के बाद वो माता वैष्णो से बस इतना बोलती है कि हे माँ, अगर मेरी और आनंद की शादी हो जाए तो मैं आपके दर्शन करने आऊंगी। इतना कहती है। तभी 4 दिन बीतते हैं और उसी शोरूम में नीतू काम कर रही होती है और आनंद पीछे से आता है और इतना बोलता है कि तुम आज काफी खूबसूरत लग रही हो। नीतू पीछे देखती है और आनंद खड़ा होता है। तभी वो बस इतना बोलता है कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन वो इतना बोलती है कि कब से गरीबों से अमीर लोग प्यार करने लगे, मुझे तो अपने आप पे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं ये क्या सुन रही हूँ। तभी आनंद बोलता है कि मजाक मत करो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा बेहद प्यार करता हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। जब इतनी बात सुनती है नीतू तो नीतू भी मुस्कुराती है। तभी आनंद बोलता है कि ये बताओ कि मुझसे शादी करोगी कि नहीं। नीतू कुछ देर तो सोचती है, फिर वो मुस्कुराते हुए हाँ में जवाब देती है और उसको जो आनंद होता है अपने बाहों में भर लेता है और आई लव यू बोलता है। जब नीतू सब कुछ हाँ बोल देती है तो आनंद होता है वो अपने माता से और पिता से सारी बातें करता है और बोलता है कि जो शोरूम में काम करती है लड़की जिसका नाम नीतू है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। पहले तो उनके माँ बाप बहुत ही ज्यादा भड़क जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और उसको डांटते भी हैं कि तुम होश में हो, क्या बात कर रहे हो। वो बोलता है कि मैं बिल्कुल होश में हूँ पापा, मैं
बस यही बोल रहा हूँ कि जो शोरूम में लड़की है मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा उससे प्यार करता हूँ। पहले तो वो लोग मानते नहीं हैं, लेकिन इकलौता बेटा होने की वजह से उन लोगों को हार माननी पड़ती है अपने बेटे की जिद के आगे, और वो लोग भी मान जाते हैं और शादी हो जाती है। शादी होने के बाद वो जैसे ही अपने ससुराल आती है, ससुराल में आने के बाद वो लोग 1 महीने के लिए पिकनिक पे जाते हैं और बाहर जाते हैं। 1 महीने बहुत ही अच्छे से उनकी ज़िंदगी कटती है, और जब लोग घर पे आते हैं तो घर पे आने के बाद आनंद फिर से अपने बिजनेस में लग जाता है और अपना बिजनेस संभालने लगता है। और वहीं पे जो नीतू होती है, अब तो वो घर की बहू बन चुकी होती है और वो भी अपना बिजनेस देखने लगती है, अपने दुकान पे आना जाना जैसे भी पहले था वैसे ही रूटीन अब भी उसका हो जाता है और डेली आना जाना हो जाता है। लेकिन जो नीतू की सास थी वो इसके बीच में जो गरीबी अमीरी का भेद था वो दिखाने लगती है, और अब नीतू को अमीरी और गरीबी का रंग दिखना शुरू हो जाता है। वह नीतू को जो भी मान सम्मान मिलना चाहिए उस चीजों से उसको वंचित रखा जाता है। और नीतू की सास जो होती है वो नीतू को कभी भी अपने बहू का दर्जा नहीं देती है। वो हमेशा घर में, क्योंकि बड़े लोग होते हैं, इन लोगों के घर में हमेशा किसी न किसी का आना जाना होता रहता है हमेशा, और लोग आते हैं तो सबसे बस यही नीतू की बेइज्जती करती रहती है और बोलती है कि मैं क्या बताऊं कि मेरे बेटे के ऊपर इन माँ और बेटी ने मिलके पता नहीं क्या तंत्र मंत्र कर दिए, जो मेरा बेटा इन लोगों के बस में हो गया और इन्हीं लोगों की बातों में आ गया। और इसके लिए तो उसने बहुत ही जिद ठानी थी और खाना पीना तक छोड़ दिया था और बोलता था कि अगर तुमने शादी नहीं की तो मैं मर जाऊंगा, इतना तक तैयार हो गया था। अब मैं क्या करती, अपनी सहेलियों से बात करती थी ऐसे कि मैं क्या करती बहन, इसी की वजह से मैं गई और इसके घर से इसको उठा ले आई। और जो उसकी सहेली होती है वो भी व्यंग बोलते हुए बोलती है कि कभी कभी हो जो घर की नौकरानी होती है वो भी मालकिन होने का ख्वाब देखने लगती है। यही तुम्हारे साथ भी हुआ है, क्योंकि जो नौकरानी थी आज तुम्हारे घर में मालकिन बन के बैठी है। देखना, जो लोग नौकरानी होते हैं मालकिन बन जाते हैं तो मालकिन बनने के बाद कब ससुराल का धन वो मायके में भर आती हैं कोई पता नहीं। तो इसीलिए मैं तुमसे बोल रही हूँ कि तुम भी सावधान रहना। वो बोलती है उसकी सास नीतू की कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, और ऐसे ही वो रोज उसका होता है, वो रोज ही ताने सुनती है। एक दिन क्योंकि उसको उस घर में जो उसका मैनेजमेंट होता है, मतलब कि उसका तालमेल उस घर में नहीं बैठ पाता है, क्योंकि वो लोग हमेशा से वही नॉनवेज वगैरह खाते हैं और ये बिल्कुल सात्विक भोजन करती है, और इसीलिए इसको बहुत ही दिक्कत उठानी पड़ती है। आए दिन घर में उल्टे सीधे जो खाना बनते हैं इसकी वजह से बहुत परेशान होती है। और एक दिन अपने पति आनंद से इसके बारे में बात करती है तो आनंद तो बोलता है एक दिन ऐसे ही कि तुम बिल्कुल पागल हो, तुम्हारे समझ में नहीं आता है, इतनी छोटी सोच लेके यार तुम इस घर में, इतने बड़े घर में कैसे रहोगी, मैं तो यही सोचता हूँ। और हद तो तब हो जाती है कि एक दिन ऐसे ही नीतू कुछ बात ही कर रही थी, आपस की बात कर रही थी, तभी वो इतना बोला कि मेरी तो समझ में नहीं आता है यार कि मैं ही सारा मैनेज करूं कि तुम भी कुछ मैनेज करोगी, अब तुम भी कुछ मैनेज करो, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता है, इतनी छोटी सोच लेके यहाँ पे रहोगी। और तुम जितनी सीधी सादी हो, जितनी भोली हो, आजकल के ज़माने में ऐसे लोगों को लोग पागल बोलते हैं, तुम पागल हो। इतना कह के वहाँ से आनंद चला जाता है और नीतू को बहुत ही आहत होता है और बहुत ही उसको दर्द होता है, तकलीफ होती है कि अब मैं कोई भी परेशानी होगी तो अब मैं किससे कहने जाऊं, क्योंकि जो पति था वही मेरा था और आज ऐसे मेरे को बोल रहा है। और वो इतना सोचती है और घर में जाके बहुत ही रोती है। एक दिन हद तो तब हो जाती है कि जब नीतू के माँ बाप नीतू से मिलने के लिए आते हैं, और आते हैं ऑटो से और दरवाजे के पास ही ऑटो रुकता है। जैसे ही गेट नीतू खोलती है और जो किराया देना होता है तो जो उसके माँ बाप होते हैं वो बोलते हैं कि रुकिए, क्योंकि मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं, मैं अपनी बेटी से लेके देता हूँ। और जैसे ही अंदर आते हैं और अपनी बेटी से बोलते हैं कि बेटा खुले पैसे नहीं थे इसलिए मैं किराया नहीं दे पाया, और नीतू घर में आती है और खुले पैसे लेके जाके अपने पिताजी के हाथ में जैसे ही थमाती है, उसकी सास व्यंग उसी टाइम बोलती है और बोलती है कि ऐसे भिखमंगों के पास जब पैसे नहीं होते हैं तो कोई ज़रूरत थी यहाँ पे आने की, और ऑटो में जब भी मुंह उठाते हैं ऑटो में बैठ के चले आते हैं, हमारी इज्जत नहीं है।
और ऐसे जब वो बोलने लगती है, उसके जो माता पिता होते हैं जब ऐसी बात सुनते हैं उनको बहुत ही दुख होता है और वो सोच लेते हैं कि इस घर में हमारी बेटी की क्या इज्जत है, और वो लोग अपनी बेटी से कुछ भी नहीं कहते हैं और बाहर से बाहर ही वो लोग लौट जाते हैं। उसी ऑटो से दोबारा फिर अपने घर चले जाते हैं। और जब घर में आती है, जब बाहर जाती है नीतू, तो देखती है तो उसके माता पिता वहां पे नहीं होते हैं और पता लगता है कि वो लोग तो दोबारा से चले गए। जब घर में आती है तो उसकी सास फिर ताना देती है कि इन लोगों को तो कोई हम लोगों की इज्जत की परवाह नहीं है, इन लोगों को जब भी आना होता है तो क्यों नहीं अच्छे से गाड़ी बुक करते हैं और दोबारा आते हैं, क्योंकि सबको पता है कि ये आनंद के सास ससुर हैं, इनको क्यों नहीं हमारी परवाह होती है, ऐसे भिखमंगों के पास हमने अपने बेटे की शादी कर दी, ऐसे बोलते हैं। तभी नीतू इतना बोलती है कि आज माँ बाप के लिए हमारे इतना आप उल्टा सीधा बोली हैं, हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अब तो हमारे माँ बाप चले गए, अब आपको बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत आपका मान सम्मान बढ़ गया होगा। तभी उसकी सास उसको ताना देते हुए बोलती है कि ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है, और चले गए तो क्या हो गया, तुमको भी जाना है तो तुम भी यहाँ से जा सकती हो, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है ऐसे भिखमंगों की। जब ऐसे वो बात सुनती है तो वो भी बहुत ही दुख में होती है और बहुत ही रोती है, क्योंकि एक तो उसके माता पिता यहाँ से बिना मिले चले जाते हैं और ऊपर से उसकी सास ऐसे ऐसे ताने देती है। वो तुरंत ही गुस्से में आती है और जो भी दो चार कपड़े होते हैं वो उठाती है और एक थैले में रखती है और तुरंत वहां से निकल जाती है। जब जाती है तो शाम के टाइम आनंद और आनंद के पिताजी जब घर पे आते हैं तो आनंद की माँ उनसे पहले ही तुरंत सुनाने लगती है और बोलती है कि मेरा बेटा कुछ कहे ना, इससे पहले मैं ही बोल दूं। और बोलती है कि तुम्हारी जो पत्नी थी वो अपने मायके चली गई। तब आनंद बोलता है कि क्या हुआ माँ। वो बोलती है कि तुम्हारे सास ससुर आए थे और मैंने बस बेटा इतना कह दिया कि जब आते हैं तो क्यों नहीं एक अच्छी सी गाड़ी बुक करके आते हैं, क्योंकि हमारा भी मान सम्मान है, लोग देखते हैं सोसाइटी वाले तो यही कहते हैं कि आनंद के सास ससुर हैं, और ये लोग जब होता है ऑटो में चले आते हैं, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और इतनी सी बात पे तुम्हारी पत्नी जुबान लड़ाने लगी और वो यहाँ से निकल गई, वो अपने मायके चली गई। लेकिन तभी आनंद को भी कहीं ना कहीं शक होता है और वो तुरंत पूछता है कि माँ तुमने तो ऐसा नहीं कहा होगा, तुमने कुछ जरूर ऐसी वैसी बात कही होगी जिससे नीतू को दुख हुआ होगा और वो यहाँ से चली गई है। नहीं तो इतनी वो भोली भाली लड़की है और इतनी सीधी सादी है कि मैं क्या बताऊं। तभी उसके पिताजी व्यंग बोलते हुए कहते हैं कि अगर हम लोगों पे तो तुमको भरोसा ही नहीं है, अगर तुमको नहीं भरोसा है तो तुम वहां जाके अपनी पत्नी से पूछ सकते हो, क्योंकि वहां पे जाओगे तो तुम्हारे कान तो भरे जाएंगे, इतना तो हमको पता है, और फिर तुम हमारी बात क्यों मानोगे। जब ऐसे कहते हैं तो आनंद जाता तो नहीं है, लेकिन तुरंत नीतू के फोन पे वो तुरंत फोन लगाता है और उधर से जब वो फोन रिसीव करती है तो कहती है कि मुझे आपसे क्या मतलब है, क्योंकि हम लोग बहुत ही गरीब लोग हैं और आप इतने अमीर लोग हमारी क्या कदर जानेंगे, हमें आपसे बात नहीं करनी है। इतना कह के नीतू फोन को काट देती है। तभी आनंद को सब पता हो जाता है कि जरूर माँ ने कुछ अनाप शनाप बोले होंगे, और उसी दिन के बाद अब आनंद के दिमाग में उसके माता पिता गलत तरह की बातें भरने लगते हैं और उसके कान बहुत ही भर देते हैं, यहाँ तक कि आखिरकार उसका तलाक करवा ही देते हैं और नीतू और आनंद का तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद अभी अपने अलग रास्ते पे हो जाते हैं और कुछ ही दिनों के बाद, लेकिन जो नीतू होती है आनंद से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। इसकी वजह से जब वो मायके में जाती है उसका दिल नहीं लगता है और हमेशा आनंद के बारे में सोचती है और बहुत ही दुख में रहती है। इसकी वजह से उसकी ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है और वो परेशान हो जाती है। कुछ दिनों के बाद बहुत ही इलाज होता है, इलाज के बाद वो ठीक होती है और उसको याद आता है कि एक मैंने मन्नत मानी थी माता जी के दरबार में जाने के लिए, शायद वो टाइम अब आ गया है। फैसला करती है कि मैं माता जी के पास जाऊंगी, जो वैष्णो माता है उनके यहाँ, और अपने माता पिता से पूछती है तो उसके माता पिता थोड़े बुजुर्ग हो गए होते हैं। वो बोलते हैं कि बेटा हम तो नहीं जा सकते, अगर तुमको जाना है तो तुम जा सकती हो। वो बोलती है कि कोई बात नहीं माँ, मैं अकेले भी चली जाऊंगी। और वहीं जौनपुर जाके वो स्टेशन पर उसी ट्रेन का इंतजार कर रही होती है जो ट्रेन
जय माँ वैष्णो कटरा जाती है। और जैसे ही वो ट्रेन आती है उससे पहले वो दो व्यक्ति दिखते हैं, जिसमें से एक व्यक्ति उसका तलाकशुदा पति होता है। और उससे उसकी ट्रेन से आने से पहले एक ट्रेन आती है और उसी ट्रेन में वो दोनों व्यक्ति चढ़ जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। कुछ देर के बाद जब नीतू की ट्रेन आती है, नीतू भी अपनी ट्रेन में बैठ जाती है अपने सीट पर। और वहां पे बैठने के बाद वो मुंह छुपा के रो रही होती है। तभी उसको एक आवाज उसके कानों में आती है और वो आवाज जानी पहचानी होती है। जैसे ही वो अपना मुंह इधर करती है, एक आवाज आती है कि नीतू। वो जैसे ही मुड़ के देखती है तो उसमें वो कोई और नहीं बल्कि उसका पति आनंद होता है। लेकिन वो देखते ही अपना तुरंत मुंह पोंछती है और बोलती है कि मैंने तो आपको देखा तो आप दूसरी ट्रेन में बैठे थे, आप यहाँ कहाँ से आ गए। वो बोलता है कि तुमने देखा मुझे। वो बोलती है कि हाँ, मैं वहाँ पे बैठी थी तो मैंने आपको देखा, एक व्यक्ति आपके साथ में थे और आप कहीं जा रहे थे, क्योंकि वो जो पहले वाली ट्रेन आई उसमें आप बैठ गए थे। वो तब आनंद बोलता है कि जब तुमने देखा तो मुझे बोला क्यों नहीं। वो बोलती है कि अरे अब हमारा और आपका क्या मतलब, आपसे बोलने से क्या फायदा है, क्योंकि हम एक गरीब हैं और आप एक अमीर आदमी, अमीर इंसान है, तो हमारा और आपका क्या, और वैसे भी मैं किस हक से आपसे बोलूंगी। जब इतना कहती है आनंद की आंखें भर आती है और वो बोलता है कि पागल, तुम्हारा दिमाग तो सही है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, आज भी करता हूँ और बहुत पहले भी करता था, ऐसी बात नहीं है। चलो माँ बाप के कहने में आके मैंने तुमसे तलाक ले लिया, लेकिन मैं कभी सुख चैन से नहीं रहा, तुमसे बस अलग ही रहा और कभी चैन से नहीं बैठा, इतना सोच लो, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और इतना कहते हुए जैसे ही नीतू ये सब बात सुनती है वो तुरंत रोने लगती है और अपने पति को गले लगा के वो लिपट के रोने लगती है। उसके पति भी कहते हैं कि नीतू, अब हम कभी अलग नहीं होंगे, अब हमारे साथ चलो। और तुम कहाँ जा रही हो। वो बोलती है कि मैंने एक मन्नत मानी थी आपसे शादी से पहले कि अगर आपकी और हमारी शादी हो जाए तो मैं आपके दरबार में आऊंगी, लेकिन मेरी किस्मत देखो कि मैं आपके साथ की मन्नत थी, लेकिन मैं आज अकेले जा रही हूँ। तभी आनंद बोलता है कि क्या मुझे नहीं लेके जाओगी। वो बोलती है कि आप कहाँ जाएंगे, माता जी बोली थी कि शादी के बाद की मन्नत थी, तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया, और नहीं भी बताया तो अब माता जी की मर्जी है कि हम दोनों साथ में आए, और वहां पे जाने के बाद हम माता जी को अपनी सारी बातें सौंप देंगे और उनके हवाले कर देंगे कि उनको जो भी फैसला करना होगा वो करेंगी, या तो हमको साथ में रखेंगी या फिर हमको दूर दूर कर देंगी, उनकी मर्जी है, लेकिन हम भी साथ में चलेंगे। वो दोनों पति पत्नी जाते हैं और दोनों पति पत्नी साथ में जाते हैं, बहुत ही प्यार से बातें करते करते जाते हैं और माता जी के दर्शन करते हैं। और वहां से आने के बाद सीधा जो आनंद होता है वो बोलता है कि तुम्हें अपने घर नहीं जाना है, लेकिन नीतू बोलती है कि नहीं, मैं अपने घर जाऊंगी क्योंकि मैं अपने घर से आई हूँ। वो बोलता है कि नहीं, मैं तुमको बाद में वहां पे लेके चलूंगा, पहले मेरे घर पे चलो। और वहां से तुरंत उसको अपने यहाँ लेके आता है। जब यहाँ पे लेके आता है वो सोचती ही रहती है, रास्ते में तो आती है और सोचती रहती है कि फिर उसी दलदल में जा रही हूँ जहाँ पे रोज ताने सुनने को मिलते थे और ऐसी ऐसी मेरी बेइज्जती होती थी कि मैं क्या करूं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जैसे भी होगा, लेकिन अब कुछ भी नहीं बोलूंगी, बस जैसे ही रहना होगा वैसे रहूंगी, इतना सोचते सोचते आ रही होती है। तभी जैसे ही घर में घुसती है उसकी जो सास होती है, नीतू की सास, वो तुरंत आरती की थाल सजाती है और तुरंत बोलती है कि आनंद बाहर ही खड़े रहो, मैं आरती की थाल लेके आ रही हूँ। और तुरंत आती है और अपनी बहू और बेटे की आरती उतारती है। उतारने के बाद बोलती है कि अब आप लोग घर में आ जाओ। जैसे ही वो लोग घर में आते हैं और अपने जो बहू नीतू होती है उसको गले लगा के वो भी रोने लगती है और बोलती है कि बेटा, मैंने तुम्हें कभी समझ नहीं पाया क्योंकि तुम इतनी भोली थी कि मैं क्या बताऊं। जब तुम यहाँ से चली गई तो मेरा बेटा तो ऐसे लगता था जैसे बिल्कुल खाली खाली सा हो गया था, उसको कुछ समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं ना करूं, लेकिन तुमसे ही मेरे बेटे की खुशी थी, ये हमने कभी नहीं जान पाया। और इसी की वजह से मैंने अपने बेटे से एक दिन बात किया और बोला कि बेटा, अब मेरी बहू को लेके आओ, क्योंकि घर बिल्कुल हमारा सुना सुना लग रहा है। तभी आनंद गया और तुमको लेके आया।
और बहुत ही प्यार से वो सास ससुर पति पत्नी इतना प्रेम व्यवहार से रहने लगते हैं कि कहानी अगर आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगी होगी तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।